यहाँ पे हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी पॉइंट्स की, जो कि वैसे तो मॉडल पेपर्स के थ्रू लिए गए हैं, लेकिन वो अगर एनसीईआरटी में है तभी हम उनकी बात करेंगे, और एनसीईआरटी में जिस तरीके से दिए गए हैं उस तरीके से बात करेंगे ताकि कोई डिफ़िकल्टी ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा है वैस्कुलर बंडल के ऊपर है। वैस्कुलर बंडल्स में क्या आपका डॉर्सी वेंट्रल लीफ एंड आपका आइसोबाइलेटरल लीफ। इनमें हमें पोजीशन बतानी है कि प्रोटोजाइलम कहाँ होता है, फ्लोएम कहाँ होता है, प्रोटोजाइलम और जाइलम। ठीक है। डॉर्सी वेंट्रल लीफ क्या होती है, डाइकॉट प्लांट में पाई जाएगी, डाइकॉट्स में। ठीक है। आइसोबाइलेटरल आपकी मोनोकॉट, जैसे कि ग्रास हो गई मोनोकॉट। ठीक है, अब समझते हैं डॉर्सी वेंट्रल में जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है उसको समझेंगे, आइसोबाइलेटरल में समझेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी में आपका डॉर्सी वेंट्रल में फ्लोएम नहीं दिया गया है, फ्लोएम के बारे में उसकी पोजीशन नहीं दी गई। आइसोबाइलेटरल में भी आपका फ्लोएम नहीं दे रखा है, फ्लोएम के बारे में नहीं दे रखा है, और जाइलम के बारे में दे रखा है उसकी पोजीशन को, लेकिन इनडायरेक्टली दे रखा है। लेकिन हम यहाँ पे दोनों की बात कर लेंगे ताकि वैसे भी कोई कन्फ्यूज़न होने वाला नहीं, बहुत ईजी है। जाइलम, यहाँ डॉर्सी वेंट्रल में मेटाजाइलम भी दे रखा है, तो मेटाजाइलम की बात करेंगे, मेटाजाइलम, और जाइलम एंड प्रोटोजाइलम, जाइलम और प्रोटोजाइलम की भी बात करेंगे। यहाँ पे जो जाइलम होता है वो आपका कैसा होगा, जाइलम नहीं फ्लोएम लिखना था, सॉरी, जाइलम तो उधर हो ही गया, ये जाइलम है और प्रोटोजाइलम, यहाँ पे फ्लोएम हो गया। तो फ्लोएम जो होगा आपका यहाँ पे कैसा होता है, फ्लोएम एबैक्सियल होता है, एबैक्सियल मतलब क्या हुआ, मतलब लोअर सरफेस में पाया जाएगा। जो प्रोटोजाइलम भी एबैक्सियल होगा यहाँ पे, और आपका जो जाइलम और प्रोटोजाइलम होगा ये एडेक्सियल होगा, ठीक है, इसको मेंशन कर लो, एडेक्सियल। अब यहाँ पे बात करेंगे आइसोबाइलेटरल लीफ में, इसमें से फ्लोएम और जाइलम की हम बात करेंगे। फ्लोएम कैसा होगा यहाँ पे, सिमिलरली जैसे यहाँ एबैक्सियल था वैसा ही यहाँ भी एबैक्सियल होता है। ठीक है, दोनों में सेम। और जाइलम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एडेक्सियल होगा और वहाँ भी एडेक्सियल था। ठीक है, देखो दोनों में, यहाँ भी एडेक्सियल यहाँ भी एडेक्सियल, मीन्स जाइलम आपका एडेक्सियल रहेगा, बाकी फ्लोएम एबैक्सियल रहेगा। मेन मुद्दा है यहाँ पे लोकेशन दिखाने का। बाकी अगर डॉर्सी वेंट्रल में और देखें, इसको एक लाइन खींचनी पड़ेगी मुझे, ठीक है, थोड़ा इसको और कर देते हैं यहाँ पे। अब अगर डॉर्सी वेंट्रल में देखते हैं तो आपका डॉर्सी वेंट्रल में पैलिसेड जो पैरेन्काइमा होता है ये कहाँ पे प्लेस्ड होता है, ये भी दे रखा है, पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो यहाँ पे पैलिसेड पैरेन्काइमा भी आपका कैसा है, एडेक्सियल है, जैसा कि आपका जाइलम है, एडेक्सियल। तो एडेक्सियल मतलब सिंपली ये होता है, एडेक्सियल अपर सरफेस को कवर करता है, कवर अपर सरफेस। ठीक, ये एडेक्सियल हो गया। एबैक्सियल होता है जब लोअर सरफेस को कवर करता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब इस पॉइंट में हम थोड़ा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जब राइबोसोम जो है एब्सेंट होगा, जिसकी वजह से ये स्मूथ होगा, इसका अपीयरेंस स्मूथ होगा। ठीक है, और अपीयरेंस स्मूथ होने की वजह से इसे हम SER स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। SER आपका मेजर साइट होती है, किस चीज़ की मेजर साइट होती है, मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ दो चीज़ों की, लिपिड की और स्टेरॉयड हार्मोन की, स्टेरॉइड्स सिंपली लिख सकते हैं, स्टेरॉइड्स की। तो लिपिड की मेजर सिंथेसिस करता है और स्टेरॉइड्स की मेजर सिंथेसिस करता है कौन, SER। बात करें अगर हम एनिमल्स की, तो इनमें
लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। इनका भी सिंथेसिस कहाँ होता है? इनका भी सिंथेसिस आपके SCR में होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये और का सिंथेसिस करता है, और क्या सिंथेसिस करता है? ये तो हमको पता चल गया, मेजर साइट होता है लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस का। इसके अलावा ये आपका सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल, फैट एंड ऑयल्स को ये क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। SCR जो है ये और क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन कराता है, डिटॉक्सिफिकेशन कराता है इन लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। इसके अलावा ये हिपैटोसाइट जो लीवर सेल्स होती हैं उसमें होता है, उसमें तो दोनों होते हैं, SCR एंड RER। तो उसको लिखें चाहे ना लिखें, इतने पॉइंट्स आपके SCR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। जिसको नहीं समझ आया वो दोबारा रिपीट कर ले, क्योंकि रिवाइज कराने में टाइम लगेगा। यहाँ पे हम जानेंगे नोडल टिश्यू के बारे में। थोड़ा इसमें 10 मिनट लग सकते हैं इसको डिस्कस करने में। नोडल टिश्यू, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक क्वेश्चन बना था, एलन पेपर से क्वेश्चन था, डायग्राम दे रखा था, फिर बोला गया था आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम विच पासिस थ्रू द आर्टियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। अरे एवियन की बात हो रही है, तो इसको समझने के लिए आपको पूरा बेसिक समझने पड़ेंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना। नोडल टिश्यूज़ को हम बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेटर या फिर स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स बोल सकते हैं, कार्डियक मसल्स हम बोल सकते हैं। क्लियर? जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी इन दी हार्ट। इसके छोटे छोटे पैच डिफरेंट जगह पे हार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जैसे कि इसका एक जो पैच होगा सैन, वो आपका राइट में, उससे पहले हम डायग्राम पहले बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। हार्ट कैसा दिखता है? सिंपली हम ऐसे नॉर्मल सा बना रहे हैं, ऐसा हार्ट दिखता है। फटाफट से करेंगे इसको, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। डायग्राम हल्का सा बस समझने के लिए बनाएंगे। पहले ड्राइंग अच्छी थी, अभी तो बेकार हो गई है, लेकिन फिर भी वाह, इतना अच्छा हार्ट किसका होता है? मेरा है। जिनका अच्छा हार्ट होता है वो अच्छा हार्ट बना सकते हैं। सो अब बाहर का कुछ नहीं बना रहे हैं, बाहर के ये पाइप लगे रहते हैं, उनकी ज़रूरत है नहीं, वैसे बना दें। ऐसा पाइप होगा, यहाँ पे ऐसा पाइप होगा। क्लियर? यहाँ से एक पाइप ऐसा निकल रहा होगा। बस अब पॉइंट पे चलते हैं। अब समझना है नोडल टिश्यू का एक हिस्सा जो स्पेशलाइज्ड है वो कहाँ लोकेटेड होता है? वो लोकेटेड होता है राइट अपर। अब राइट लेफ्ट कैसे समझेंगे? अपने आप को समझो कि आपके अंदर हार्ट लगा हुआ है, ये हिस्सा राइट हो जाएगा, ये हिस्सा लेफ्ट हो जाएगा। आपको अपने हिसाब से देखना है, मतलब ये लेफ्ट हमेशा रहेगा, यूनिवर्सल है। अब कैसे बताएं? इसके साइड, इस डायग्राम के साइड आप पीठ करके खड़े हो जाइए, आपको समझ आ जाएगा कि ये राइट है और ये लेफ़्ट है। ठीक है, अब चलते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है हमारा? व्हाट इज़ मुद्दा बिहाइंड दिस। तो जो नोडल टिश्यू है, एक स्पेशलाइज्ड पैच यहाँ प्रेजेंट होगा। ये कौन सा हिस्सा हुआ? ये इस हिसाब से आपने अगर समझ लिया राइट और लेफ्ट, तो ये हुआ राइट अपर, ऊपर है, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट अट्रियम। ठीक है, ये अट्रियम है, ये वेंट्रिकल है, ये अट्रियम है, ये वेंट्रिकल है। ये आपका लेफ्ट अट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट अट्रियम राइट वेंट्रिकल है। क्लियर? सो एक पैच तो यहाँ आ गया आपका राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट अट्रियम। इसको हम बोलेंगे क्या? साइनो अट्रियल नोड, सैन, या फिर एसए नोड बोल सकते हैं। दोनों बातें एक ही हैं। एन को हटा दीजिए, यहाँ पे नोड लिख दीजिए, वही बात है, वही डाउट वाली बात यहाँ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और पैच प्रेजेंट है, लेकिन वो पैच कहाँ प्रेजेंट है? वो पैच प्रेजेंट है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट अट्रियम। ये राइट अट्रियम है आपका, आपको समझ आ गया। अब लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट, ये आपका लेफ्ट हो गया, ये लेफ्ट है,
तो अट्रियम की बात हो रही, राइट अट्रियम की बात हो रही है, राइट अट्रियम में लेफ्ट तो यही होगा। तो आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट अट्रियम में यहाँ क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट है एवियन, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड, आर्टियो वेंट्रिकुलर नोड। अब ये जो एवियन है आपका, ये क्लोज है आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा से नज़दीक है। इसकी आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा की लोकेशन यहाँ पे होगी, यहीं कहीं होता है आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बस इतना दे रखा है कि हाँ ये जो एवियन है ये क्लोज होता है उसके। लेकिन आप किसी बहुत डीप स्टडी में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा यहीं पे कहीं होता है, ठीक है। अब इनकी लोकेशंस को लिख दें ताकि क्लियरिटी रहे। ये कहाँ है, राइट अपर कॉर्नर है, राइट अपर कॉर्नर है ऑफ राइट अट्रियम, राइट अट्रियम। और एवियन कहाँ है, एवियन आपका है लेफ्ट लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट अट्रियम। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसी स्पेशलाइज्ड टिश्यू से, इसी स्पेशलाइज्ड नोडल टिश्यू से आपका क्या एक बंडल निकलेगा, ठीक है। ये भी नोडल टिश्यू का ही बंडल है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको एवी बंडल बोलेंगे, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बोलेंगे इसको, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। ये आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर जो बंडल है ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास डिवाइड हो जाएगा। अब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा और आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा मैं बता देता हूँ, कहाँ पे बताएं, यहाँ पे नीचे साइड बता देते हैं। देखो आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा क्या होता है, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा एंड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा, ये दो वर्ड्स आपके नोडल टिश्यू जब एनसीईआरटी में पढ़ेंगे दोनों में दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका होगा आर्टियो वेंट्रिकुलर, इन बिटवीन, बिटवीन लिखें, बिटवीन आपका राइट अट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा, ठीक है। वहीं पे इसकी बात करें अगर हम इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा, तो ये कहाँ पे होगा, ये बिटवीन आपका, बिटवीन आपका होगा राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा के पास ये बंडल डिवाइड कर जाएगा, किसमें किसमें, दो में डिवाइड कर जाएगा, राइट में और लेफ्ट में, लेफ्ट बंडल ब्रांच में और राइट बंडल ब्रांच में डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका इस पोजीशन पे डिवीजन होगा, क्योंकि यहीं पे वेंट्रिकल्स आ रहे हैं राइट और लेफ्ट। ये यहाँ से जगह कम है मेरे पास, ऐसे आएगा, ठीक है। और ये यहाँ से, सॉरी, ऐसे आएगा। क्लियर। इस वाली को हम बोलेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच और इसको हम बोलेंगे राइट बंडल ब्रांच। ग्रामर की ऐसी की तैसी हो रखी है इसको कैपिटल में कर रहे हैं, देख रहे हो, और बंडल में ई नहीं लगाया। ओके, अब सही है। अब ये नोडल टिश्यू से एक बंडल निकला था, फिर बंडल लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में कन्वर्ट हो गया, टूट गया। उसके बाद क्या हुआ, अब ये छोटे छोटे फाइबर्स में ये लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर मसल में चला जाएगा, ठीक है। लेफ़्ट और राइट में दोनों साइड में फैल जाएगा पूरे में, ठीक है। वैसे ही ऊपर भी हुआ था, ऊपर ये भी फैला हुआ था पूरे में, उसको भी बनाया नहीं है, उसको बाद में ड्रॉ कर देंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो फैल गए हैं ये हैं पुरकिंजे फाइबर्स, आपके पुरकिंजे फाइबर्स हैं ये आपके, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कलर चेंज करें पहले, लोकेशन दिखा दें क्या, आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा इस कलर से लोकेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आर्टियो वेंट्रिकुलर सेप्टा की लोकेशन यहाँ पे होगी, क्लियर।
एंड देन रेड कलर से दूसरी लोकेशन दिखाते हैं। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा की लोकेशन हम दिखाएंगे, ये यहाँ पे होगी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा की लोकेशन। इसको नोडल टिश्यू मत समझ लेना, ठीक है, ये बस लोकेशन, ये स्टार मार्क कर दें। अरे चलो अब ऐसे इतने तो समझदार होगी। आगे बढ़ते हैं अब, थोड़ी और डिटेल्स में चाहते हैं। आपका ये राइट बंडल, राइट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच प्लस लेफ्ट बंडल ब्रांच प्लस आपका पुरकिंजे फाइबर्स, ये मिल के एक साथ क्या बनाते हैं? ये एक साथ मिल के बनाते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस ही हंसदल रिंकी ओके, बंडल ऑफ हिस। अब भाई इस नोडल मस्कुलेटर का मतलब क्या है, इसने क्या उखाड़ लिया? तो क्या उखाड़ा है वो आगे जाके देखते हैं। पहले ऊपर हम इसको, इसमें ये जो ऊपर वाला है हमारा सैन, इसके भी फाइबर्स बना देते हैं जो यहाँ से निकले हैं। ये ऐसे जाता है यहाँ पे, सॉरी गलत थोड़ा सा रह गया, ऐसे जाता है, ठीक है, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, फैलता है पूरा ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम मुद्दे की बात करेंगे, थोड़ा येलो कलर ले लेते हैं। इस नोडल मस्कुलेटर का मामला क्या है? नोडल मस्कुलेटर समझ रहे हो? नोडल मसल स्पेशलाइज्ड मसल, नोडल मस्कुलेटर लिखेंगे। ये विदाउट स्टिमुलाई, बिना स्टिमुलाई के ये जनरेट कर सकता है, एबल होता है जनरेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल। ये मान के चलो एक जनरेटर है, उसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, उसको कोई हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सपोर्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद एबल है जनरेट करने के लिए एक्शन पोटेंशियल। ये बात है मस्कुलेटर, ये जो नोडल मस्कुलेटर है इसकी खासियत। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये जो नोडल मस्कुलेटर है ये ऑटो एक्साइटेबल है, खुद एक्साइट हो सकता है, इसको एक्साइट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल सा है, जो एक्शन पोटेंशियल होंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होंगे, वो डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट प्लेस पे लिखते चलते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में लिखेंगे। डिफरेंट पार्ट्स में उनका नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल वैरी करेगा। इसको एक मिनट के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक मिनट में कितना जनरेशन हुआ, उसमें वेरिएशन आएगा। और सबसे ज़्यादा कौन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है? जो हमारा सैन है, इसको स्टार मार्क कर लो। सैन मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। कितना? कोई डाटा है? तो डाटा है कितना? डाटा है 70 to 75 मिनट इनवर्स, ये है आपका डाटा। और ये जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट में सैन होता है, सैन रिस्पॉन्सिबल होता है एक चीज़ के लिए, रिस्पॉन्सिबल होता है इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग rhythmic contractile activity of हार्ट। सिंपल सा मतलब है, हार्ट बीट को इनिशिएट करता है और उसकी रिदम को मेंटेन रखता है, लब डब की रिदम को मेंटेन रखता है। और इसी वजह से इसको हम बोल सकते हैं पेसमेकर। किसको पेसमेकर बोल सकते हैं? सैन को हम क्या बोल सकते हैं? पेस मेकर। तो अब क्लियरली समझ आया गया होगा कि हमारा हार्ट बीट कितना होता है। हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट,
तो नॉर्मल हार्ट बीट हो जाएगा 70 to 75 टाइम्स, 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट हो जाएगा हमारा हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट। एवरेज की बात करें अगर इसमें एवरेज, तो एवरेज होगा 72 बीट मिनट इनवर्स। सान को एक और चीज़ हम बोल सकते हैं, ऐसे नोड को एक और शब्द से हम पुकार सकते हैं, हार्ट ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट ऑफ हार्ट मतलब हार्ट का भी हार्ट है ये अच्छी बात है। और एक बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट याद रखना है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कि जो छोटे एनिमल्स होते हैं उनमें हार्ट बीट ज़्यादा होता है और जितना बड़ा साइज़ होगा उतना ही हार्ट बीट कम होगा। लार्जर एनिमल्स जो होते हैं उनका स्लोअर हार्ट रेट होता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, और जैसे बर्ड हो गया, श्रू हो गया, रोडेंट्स हो गए, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं उनका जो हार्ट रेट होता है वो 800 से 1000 पर मिनट जा सकता है, और हमारा तो 70 to 75 ही है। एलिफेंट का देखेंगे बहुत कम होता है। ठीक है, दैट्स ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किस में लेक्चर में, है ना, और कहाँ मिलेंगे।